वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या वृक्ष। आज हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। कई दिनों से हम लोग आवेश की चर्चा कर रहे थे, आवेश के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो चीजें होती है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र से। इसी के संबंध में एक आता है वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश की, किसी भी आवेश, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश। हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है, कोई भी आवेश, आवेश की व्याख्या पूर्णतः की गई है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश, दो आवेश होते हैं। कोई भी आवेश हो, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, कोई ना कोई एरिया होती है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे एरिया की बात की जाए, मेरे चारों तरफ का वह क्षेत्र, मैं अगर आवेश हूं, मेरे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव कर पाए, तो इस प्रकार का क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग के घरों के बाहर टावर लगे, टावर कह रहा है, ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, 11,000 वोल्टेज के तार गए होते हैं। तो वो तार के नीचे जो पोल्स लगे, पोल होते हैं, पोल पे एक डेंजर, एक प्रकार का एक टेम्पलेट लगा होता है, नेम प्लेट लगा होता है व्हाइट सा, जिसपे दो हड्डियां बनाई हुई होती हैं और यहाँ पे लिखा होता है डेंजर। डेंजर, खतरे का निशान बनाया जाता है। क्यों? या तो डेंजर लिखा होता है या तो खतरा लिखा होता है। कारण ये होता है कि जो 11,000 वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वो ज्यादा होती है। और अगर उस क्षेत्र में हम आते हैं तो अगर उस समय करंट वायर में फ्लो हो रही हो और उस समय अगर उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम प्रवेश कर जाएं, तो वो इंटेंसिटी, वो वैद्युत क्षेत्र हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिससे हमको करंट लग जाएगा और फिर हमारी तत्काल मौत भी हो सकती है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जो आपके घरों में जो लाइट्स आती है, आपके घरों के लिए जो लाइट्स आती है, ट्रांसफार्मर से होकर के जो पोल लगा होता है, वो जो आपके घरों में आता है, वहां पे ऐसा कोई नेम प्लेट नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड होता है, यहाँ पे 11,000 वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से वैद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा आवेश उतना उसका वैद्युत क्षेत्र, जितना छोटा आवेश उतना उसका कम क्षेत्र। ठीक है, तो चूंकि जो हमारे घरों में वायर आता है उस पर होता है 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, और 440 वोल्ट का करंट इसकी तुलना में लगभग 20 से 22 गुना कम, 25 गुना मान लीजिए, लगभग 25 गुना कम है। ठीक है, इसकी तुलना में 25 गुना कम है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी वो भी लगभग 25 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से ये जो होता है, इसकी तीव्रता बहुत कम होती है, और ये करंट अगर हमें लग जाए तो यहाँ पे बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इस क्षेत्र में अगर हम प्रवेश कर जाए तो यहाँ पे बचने के चांसेस नामात्र होते हैं। ठीक है, तो इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। आइए इसी के बारे में देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या है, परिभाषा लिखते हैं इसके बारे में। परिभाषा लिखेंगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव कर सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता, ऐसा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र, जैसे आप मैग्नेट देखे होंगे, जिस तरीके से मैग्नेट के बारे में आप जानते होंगे, कोई अगर मैग्नेट यहाँ पे रखा है और दूसरे मैग्नेट को हम इसके पास लाते हैं, तो इसके एरिया में इसके क्षेत्र कुछ न कुछ होता है,
और अगर इस क्षेत्र को मैग्नेट अगर हमारा दूर भी होता है और अगर इसके क्षेत्र में ये मैग्नेट आता है तो ये बड़ा वाला मैग्नेट इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सेम टू सेम वैद्युत क्षेत्र में भी यही होता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग एक काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की का उपयोग करते हैं। काल्पनिक वैद्युत बल रेखा है ना, कहेंगे वैद्युत बल रेखा। मतलब देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाता। देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं होती नहीं है, इसको हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं होती नहीं है। हम वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, वैद्युत बल रेखाओं। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, दरअसल एक बात और है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं भी दो डायरेक्शन में वर्क करते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आइए देखते हैं धनावेश के बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक धनावेश है, ठीक है, तो धनावेश से और एक हमारा ऋणा होगा, ऐसे हो गया ऋणावेश। ठीक है, दो आवेश हमने ले लिया। अगर आप जानते होंगे, हम एक जनरल लैंग्वेज की बात करें, प्लस का साइन होता है मतलब कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो वो पॉजिटिविटी, जिसके माइंड में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो वो हमेशा सकारात्मक प्रभाव देगा, और जिसके माइंड में नेगेटिविटी हो वो हमेशा नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा। सिंपल फंडा। तो यहाँ पे नेगेटिविटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है ये इस पे इधर की तरफ है, अंदर की तरफ होती है। और अगर यहां पे बात करें, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ये हमारा धनावेश है, ये हमारा है ऋणावेश। ठीक है, ये हमारा धनावेश है, ये हमारा ऋणावेश है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि देखिए ये धनावेश और ऋणावेश, तो धनावेश को हम दाता कह सकते हैं, इसको हम ग्राही कह सकते हैं। ग्राही मतलब कि वैद्युत बल रेखाओं को का अवशोषण करने वाला है ना, एक्सेप्ट करने वाला, ये हमारा ग्राही हो गया। मतलब वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं, इनको ये एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना, तो ये ग्राही हो गया। और यहां से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही, ये डोनर कहलाएगा, दाता कहलाएगा, डोनर। ठीक है, ये एक्सेप्टर कहलाएगा हमारा। तब वैद्युत जो धनावेश होता है, आप जनरल भाषा में ये समझ सकते हो कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है और ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं होती है, आकर मिलती है। तो अगर हम धनावेश और ऋणावेश दोनों को अगर एक पास रखते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ मूव करेगी, गमन करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं। दूसरा फिगर देखते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एक धनावेश हो और यहां पे हमारा ऋणावेश, ठीक है, और इन दोनों को हमने एक पास रखे, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, देखिए देखिए चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे हमारा एक धनावेश है, ये हमारा ऋणावेश है। तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं
ऋणावेश की तरफ जा रही है। वक्र की बात करते हैं, देखिए ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, वृत्त के कटे हुए भाग को हम वक्र कहते हैं। तो क्या ये वक्राकार पथ है? जी हाँ, वक्राकार पथ। तो ये निष्कोण वक्र है, ठीक है। तो यहां से इसको हम फिगर नंबर अगर 1 माने, इसको हम क्या माने? बी माने, इसको हम क्या माने? सी माने। तो हम आप देख पा रहे होंगे कि प्लस आवेश से वैद्युत रेखाएं माइनस आवेश की तरफ मूवमेंट करती है, गमन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्लस आवेश से इस पे वैद्युत रेखाएं जा रही हैं, इसके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धनावेश से ये वैद्युत रेखाएं निकल रही है, तो इसकी भी तीव्रता यहाँ पे होगी, और ऋणावेश पर वैद्युत रेखाएं मिल रही है, तो इन दोनों की तीव्रता का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो इसके मिड पॉइंट पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग चौथा। अगर मान लीजिए कि कोई आवेश हो, धनावेश हो, दूसरा भी धनावेश हो, दोनों आवेश एक दूसरे के पास है, तो आप देख पा रहे होंगे, आप जानते हो कि धनावेश से वैद्युत रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। धनावेश से वैद्युत रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। तो दरअसल यहां पे दोनों आवेश जो हैं वो धनावेश ही है। जब दोनों आवेश धनावेश ही हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। देखिए इस डायरेक्शन में, इसको हम फिगर नंबर क्या कहते हैं? डी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे गए थे, तो यहाँ पे एक मध्य बिंदु ऐसा होगा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है। लेकिन अगर दो धनावेश अगर एक दूसरे के पास रखे जाए, या दो ऋणावेश रखे जाए, ऋणावेश की रोज देख लेते हैं, माइनस और माइनस, ठीक है। तो यहां से भी सेम होने वाला है, सिर्फ वैद्युत रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी वही परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ वैद्युत रेखाओं की डायरेक्शन परिवर्तित होगी, देखिए ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन सिर्फ परिवर्तित होने वाली है, सारा प्रोसीजर वही सेम रहने वाला है, ठीक है। इसको हम ई कह लेते हैं, हमारा ई डायरेक्शन, ई फिगर हो। तो इन दोनों के जब देखिए ये धनावेश है और यहाँ पे ऋणावेश है, दोनों आवेश समान है, तो इनके मध्य एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु भी कहते हैं, ऐसा बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा Q1 है और ये हमारा क्या हो? Q2 हो। इससे इस बिंदु की दूरी हम अगर मान लें कि ये R1 हो और ये क्या हो? R2 हो, ठीक है। तो अगर हमें दो आवेश दे दिए जाते हैं, प्लस Q और दोनों धनावेश या ऋणावेश कोई भी दे लेते हैं, इसको भी अगर हम Q1 Q2 मान लें, तो यहां से भी डिस्टेंस हम ले लें, ये R1 हो गया हमारा, ये R2 हो गया। तो अगर आपको दो आवेश दे दिए जाए और ये कहा जाए कि इनके मध्य वह कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो इसको निकालने के लिए एक बड़ा ही सुंदर फार्मूला डिराइव होता है, जो हमारा होता है Q1 बटे में R1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे में R2 का स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। इसको आगे हम लोग डिराइव करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब डिफाइन करेंगे हम आपको बताएंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र के ये फार्मूला आता कैसे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए। तो इस फार्मूले के द्वारा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बिंदु कितनी दूरी पर है, ए आवेश से या Q1 आवेश से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, और Q2 आवेश से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि धनावेश और ऋणावेश ये दोनों के लिए सेम होने वाला है, परंतु जो हम बात करें धनावेश और ऋणावेश के मध्य, तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होने वाला है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, परंतु इसके बाहर कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड भी जीरो होगी और इस साइड भी जीरो होने वाली, दोनों तरफ जीरो होगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब बात आती है वैद्युत क्षेत्र, चूंकि हम जान गए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, अरे हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दरअसल वैद्युत क्षेत्र जो होता है
वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कहेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में देखेंगे। कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनके गुणों के बारे में देखेंगे। दो तीन गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने आवेश बनाया था, फिर से बना देते हैं। मान लेते हैं कोई दो आवेश है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि क्या ये दोनों आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है? क्या काट रही हैं? नहीं काट रही। इनकी दिशा क्या है? धनावेश से माइनस की ओर, धनावेश से किधर की तरफ? ऋणावेश की तरफ है। ठीक है, और ये जो है, ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को जो अपना डिस्टेंस है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा ये वैद्युत क्षेत्र होगा, जितना बड़ा आवेश होगा, है ना, जितना इनकी ज्यादा आवेश होगा, जितना ही ज्यादा आवेश होगा किसी पृष्ठ पर, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, उतना ही इनके जो बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लचकदार डोरी की तरह भी काम करते हैं। जिस तरीके से रबर देखते होंगे, है ना, रबर की डोरी को हम कस से खींच देते हैं और फिर उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं वो पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो पहला इसका देखेंगे कि कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वक्राकार होती है, वक्राकार होती है। ठीक है, दूसरा देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती ही। ठीक है, तीसरा देखेंगे ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, प्रतिच्छेदित नहीं करती। चौथा देखेंगे यह रेखाएं एक लचकदार डोरी की तरह होती है, डोरी की तरह होती है। ठीक है, ये रेखा एक लचकदार डोरी की तरह होती है। इस तरीके से आप वैद्युत बल रेखाओं को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में ये जो इसकी जो मीट की डायरेक्शन है ये डिफाइन नहीं होती। ठीक है, किसी किसी बुक में ये डिफाइन नहीं होता है, लेकिन यहां पर भी वैद्युत बल रेखा की जो डायरेक्शन होती है ये, ठीक है, बस डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको दर्शाया नहीं जाता है, डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन ये है। तो आप देख पा रहे होंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। 4 प्रॉपर्टी लिखोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र भी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। देखिए, एक होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र
एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो जहां पर जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है, ऐसा वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमान वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो कहेंगे ऐसा क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। इस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, देखिए ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, देखिए इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ठीक है, इसे हम भी कह रहे हैं। इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसको हम सी कह सकते हैं। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, ठीक है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, इसे हम डी कहते हैं। ये चारों के चारों आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे के समांतर है और इनके जो लाइंस के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है, तो इसको हम कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे, ऐसा क्षेत्र, ऐसा वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र जहां वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर हो ऐसा क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता, ठीक है, ऐसा वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर हम बात करें असमान वैद्युत क्षेत्र की, असमान वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में असमान रूप से बिखरी हो ऐसा क्षेत्र असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता ऐसा क्षेत्र असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र को अगर हम देखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम तो आवेश को ही ले सकते हैं, क्योंकि जब आवेश से वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धनावेश है, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इस स्थान पर यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी यहाँ का क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, और धीरे धीरे जैसे इससे दूर जाएंगे यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है, दुर्बल होने वाला है ना। इसी यही कारण है कि 11,000 वोल्टेज का जो तार होता है उसमें जो करंट फ्लो हो रही होती है उसे जब हम डिस्टेंस पे होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में तो हम होते हैं, लेकिन वो जो वैद्युत क्षेत्र, जिस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन आप देखते होंगे तो जो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं जिनमें हाई वोल्टेज के करंट जा रहे होते हैं, वो टावरों के लेवल पे, जो टावरों की ऊंचाई पर तार दबाए जाते हैं, ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज्यादा होता है। कारण ये है
इसी कारण से उनको उतनी ऊंचाई पर रखा जाता है, जो हमारे तक आते आते उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इतना कम हो जाती है जिसको जो हमें प्रभावित नहीं करती है। हम उसके प्रभाव, क्योंकि उसका प्रभाव तो हमारे शरीर पे होता है लेकिन उसका आभास हमें नहीं हो पाता। जिस तरीके से हमारे बॉडी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, प्रत्येक वस्तुओं के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है। ठीक है, आप कहीं पे भी देख रहे होंगे आपकी बॉडी के द्वारा हमारी बॉडी पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहा होगा, हो रहा है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी सारी वस्तुओं के कारण हमारे बॉडी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन यह बल इतना दुर्बल होता है, इतना क्षीण होता है, जो जिसका मतलब कि इंटेंसिटी जो होती है वो हमें ज्ञात नहीं हो पाती, जिसकी तीव्रता हमें पता नहीं चल पाती। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है वन बाय वन। ठीक है, असमान वैद्युत क्षेत्र और समान वैद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक। ठीक है, एक और टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ये धनावेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक फैला, और इसकी तुलना में ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश है, इसकी तुलना में जैसे मान लीजिए कि अगर ये 100 कूलाम का आवेश, तो इसकी तुलना में एक हम नगण्य धनावेश जिससे हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं, क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से दर्शाते। ठीक है, अगर ये धनावेश, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट इस स्थान पर स्थित है, ठीक है, तो इस एकांक, इसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इस धनावेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल वैद्युत बल होगा और इस धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है और इस आवेश पर लगने वाला बल F हो, तो इसे हम कह सकते हैं E बराबर F बाई, ठीक है, परंतु पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एकांक का मतलब क्या होता है, जो हमारा धन परीक्षण आवेश हो इसका मान हमारा कितना हो, 1 हो। अब ये 100 कूलाम आवेश है, इसको तुलना में 1 कूलाम आवेश को रखेंगे तो ये बहुत नगण्य होगा। ठीक है, धन परीक्षण आवेश को रखेंगे तो ये बहुत नगण्य होगा। तो अगर मान लीजिए कि हम Q नॉट का मान हम अगर A कर दें, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के क्या होगी, बराबर। तो देखिए परिभाषा किससे सरल होती है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र ये हमारा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब ऐसा धन परीक्षण आवेश जिसका मान कितना हो, 1 हो। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, जितना वैद्युत बल लगेगा उस बिंदु पर इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहेंगे माना Q नॉट
धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र क्यू नॉट धन परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है जिस पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, हमारा वैद्युत बल जो होगा F है, F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वैद्युत बल F बट्टे में धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश कितना हमने लिया है? क्यू नॉट। तो इसको क्या देंगे? कितना? क्यू नॉट। ये हमारा फार्मूला बनने वाला है E बराबर F वेक्टर F अपॉन कितना, ये हमारा फार्मूला बनेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। E बराबर F बाई क्यू नॉट, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? फार्मूला है। आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और भी, ठीक है। देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कितना? आवेश का मात्रक होता है कूलम, कितना? कूलम। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसे हम लिख सकते हैं ORR अथवा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग बीमा, डायमेंशन। बीमा की बात करेंगे, ठीक है। बीमा आप लोग देखे होंगे, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th की वीडियो आप देखिएगा, उसमें समझ में आएगा बीमा, बेसिक चीजें वहां पे सारी समझ में आएगी। बीमा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बीमा निकालने के लिए, बीमा जो होता है वो मात्रक का ही एक मॉडिफाइंग रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है, ठीक है, जो SI यूनिट में होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना हो गया? अब हम बीमा लेंगे तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बराबर किसकी बीमा? बल की बीमा, बल की बीमा बटे में आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। बल की बीमा होती है हमारी ML T पे -2, ठीक है। आवेश की बीमा होती है AT। अरे हमेशा बीमा को जो है हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। किस ब्रैकेट में लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे ये जो AT है ये डिवाइडेड है, नीचे है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस साइन है, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो कितना होने वाला है? माइनस। तो कहेंगे ML T पे -2 A पे -1 T पे माइनस, ठीक है। अब देखिए ये बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो कहेंगे ML T पे -3 A पे -1। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आने वाला है? बीमा आने वाला है। इतना हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बीमा होने वाला। आगे देखते हैं, एक टॉपिक और देखते हैं। चीजें समझ में आ रही है? 1 बाई 1। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश कहीं पे रखा हो, ठीक है, कहेंगे वैद्युत किसी किसी बिंदु आवेश आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश यहां पे दे दिया गया, ये हमारा कोई आवेश है जिसको हम कह देते हैं प्लस Q, और ये हमारा O बिंदु पर स्थित है, ठीक है, O बिंदु पर स्थित है, और इसके कारण हमें किसी बिंदु, कोई बिंदु मान लेते हैं, ये हमारा कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, याद करनी है। और मान लेते हैं ये जो दूरी है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r मान लेते हैं, क्योंकि ये धन है, और यहाँ पे भी इस बिंदु पर हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए, तो ये भी धन और ये भी धन, क्योंकि ये इसकी तुलना में बहुत ज्यादा धनावेशित है, तो ये इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होने वाली है वो इधर की, ठीक है, और इसके कारण, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है, कि कितना इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली, ठीक है। आइए देखते हैं, कहेंगे पहले इसके बारे में हम थ्योरी लिखेंगे। फर्स्ट फिगर डेरिवेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करें, उसके बारे में, फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दें, है ना, एक्सप्लेनेशन, क्या क्या ये फिगर डिफाइन करना है, और फिर इसके बाद उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए कहेंगे माना कोई धन परीक्षण आवेश, सॉरी कोई धनावेश O बिंदु पर रख, कोई धनावेश प्लस Q O बिंदु पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P पर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बात समझ आ रही है? तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम का नियम किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है, हमको पता है। तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है कितना, F अपॉन कितना Q। समीकरण नंबर 1 कहेंगे कूलाम के नियमानुसार, क्या होने वाला है, देखिए एक आवेश ये, एक आवेश ये, तो दोनों आवेश, पहले आवेश को प्लस Q मानेंगे, दूसरे आवेश को कितना Q0 मानेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? हम जानते हैं कूलाम का नियम, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपन कितना आर स्क्वायर। तो Q1 के स्थान पे यहाँ पे प्लस क्यू दिया है, हम Q रखने वाले हैं। अब Q2 के स्थान पे Q नॉट दिया है, तो Q नॉट रखने वाले हैं। अब बटे में डिस्टेंस कितनी है आर, आर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये हमारा होने वाला समीकरण नंबर। कहेंगे समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का मान समीकरण समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए तो वेक्टर ई बराबर ये होने वाला है, एफ का मान देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में कितना होगा क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। कितना होने वाला अपना मान कितना मिलेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसके मध्य ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ की बात करें तो इनके मध्य जो ग्राफ होता है, आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, मैथमेटिकल में हमने ग्राफ को डिफाइन किया था कि देखिए, क्योंकि आवेश का मान बदलने वाला नहीं है, आवेश कांस्टेंट रहने वाला है। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। ये दोनों मान कांस्टेंट होंगे, सिर्फ डिस्टेंस वेरी करेगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र घटेगा, अगर दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका जो ग्राफ डेराइव होगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसको हम अगर r मानते हैं, ये हमारा ग्राफ का ई पोर्शन होता है, वेक्टर ई। ठीक है, ये हमारा जीरो, इसके बीच का जो ग्राफ होता है ये ग्राफ ये है। इनके मध्य इस प्रकार का ग्राफ रहेगा, ये साफ साफ इस फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम r का मान बढ़ाएंगे, ई का मान कम होगा। अगर r का मान हम कम करते हैं, ई का मान मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, बात समझ में आ रही होगी तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं आवेश घनत्व। इसकी अगली पॉइंट जो है वो है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, आवेश घनत्व एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होती है। घनत्व के बारे में आप लोग जाने होंगे, क्लास 11th में घनत्व के बारे में बताया जाता है, और ये आवेश घनत्व सेम टू सेम उसी टॉपिक पे आधारित है। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। देखिए, घनत्व जानते हैं, पानी जो होता है, पानी का घनत्व जो होता है बर्फ के घनत्व से ज्यादा होता है, कम होता है, बताइए। पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है, देखिए बर्फ का घनत्व कम है तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए लोहे की कील हो गई, लोहे की कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, वो पानी में आसानी से डूब जाता है। तो जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है, जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा पानी के घनत्व से, वह चीज पानी के अंदर डूब जाएगी, और जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वह पानी के ऊपरी सतह पर आसानी से तैरेगी। लेकिन जिन वस्तुओं का पानी का घनत्व और उस वस्तु का घनत्व, अगर दो वस्तुएं हैं जो पानी के घनत्व से क्या करती हैं, पानी का घनत्व और उनका घनत्व दोनों का बराबर है, तो ऐसी वस्तुएं पानी के अंदर डूब करके तैरती हैं। ठीक है, तो देखिए घनत्व के बारे में हम लोग देखते हैं। घनत्व क्या कहलाता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान बढ़ा दें, ठीक है, सॉरी आयतन बढ़ा दें, द्रव्यमान को क्या कर दें, कम कर दें, द्रव्यमान एकदम कांस्टेंट रखें, आयतन को बढ़ा दें, उसका घनत्व क्या हो जाएगा? आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आयतन को अगर घटा दें घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी
थ्योरी पर इसी इसी के आधार पर ब्लैक होल को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। ब्लैक होल मतलब क्रिस्टल, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो घनत्व पे आते हैं। आवेश में जिस प्रकार से द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है घनत्व कहलाता है, उसी तरीके से वैद्युत में आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइनर चार्ज डेंसिटी भी कोई कहता है, चार्ज डेंसिटी। लाइनर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी कहलाता है, ये अलग बात है। तीसरा हमारा होता है आयतनी आयतनी आवेश घनत्व, इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इससे हम लोग कहते हैं वैल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो घनत्व होता है ये रो से रिप्रेजेंट होता है, सेम टू सेम इसके मापे, क्योंकि इस घनत्व को भी हम लोग रेफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये घनत्व भी हमारा आयतनिक घनत्व कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम आवेश की बात कर रहे होते हैं, तो आवेश में जो घनत्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक रेखीय होता है, एक पृष्ठीय होता है, एक आयतनिक होता है। ठीक है, वन बाय वन हम सबका फार्मूला और थ्योरी पे डिस्कस करते हैं। देखिए कहेंगे एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश घनत्व कहलाता है। सॉरी, आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता। ठीक है, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, कोई ये रॉड है जिसकी लंबाई हमारी 1 मीटर है। ठीक है, लंबाई 1 मीटर है, और इस पर जितना आवेश उपस्थित होगा यह पूरा का पूरा आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लेम्डा बराबर होता है आवेश क्यू बटे में क्या, रॉड की लंबाई या लंबाई कहलाते हैं, लंबाई। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है लैम्डा बराबर क्यू बटे में। ठीक है, मात्रक की बात करें, मात्रक कितना होगा देखिए तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, एल लंबाई का मात्रक मीटर, तो कितना होने वाला है कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर। इसको हम लोग कहेंगे अथवा C/L। ठीक है, इसकी बीमा देखेंगे, बीमा कितनी होगी, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा बटे में लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा। आवेश की बीमा कितनी है, आवेश की बीमा कितनी होती है, अभी हमने बताया पीछे 80, और लंबाई की L। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये होने वाला है -L। इसकी बीमा। ठीक है, अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की। देखिए
पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे एकांक पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश घनत्व कहलाता, ठीक है। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सिग्मा होता है। तो कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कहेंगे आवेश पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q बटे में पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस से भी प्रदर्शित करते हैं, ए से भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं आप लोग। Q ओपन कितना हो गया, यस या सिग्मा बराबर हो जाता है Q ओपन, ठीक है। इसका मात्रक होता है, देखिए मात्रक कितना हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये होने वाला है मीटर स्क्वायर। तो इसका संकेत हम दे सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बीमा लिखेंगे हम लोग, देखिए बीमा सेम टू सेम यही होने वाला है। सिर्फ यहाँ पे जो होगा, देखिए यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। सेम टू सेम यही बीमा लिख देंगे, L पे सिर्फ -2 होने वाला। जब हम चीजें एक दूसरे से रिलेट कर पढ़ते हैं, जोड़ कर पढ़ते हैं, है ना, इसके आधार पे इसे सीख लेंगे, इसके आधार पे इसे सीख लेंगे, तो चीजें हमें रटना ही नहीं पड़ती, बड़े ही आसानी के साथ चीजें आ जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एकांक पृष्ठ, जैसे हम कह रहे हैं एकांक लंबाई कह रहे हैं, उसी तरीके से एकांक आयतन पर उपस्थित कुल आवेश आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। और आयतनीय आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर हम लोग कहेंगे कितना, आवेश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से। और जिस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखा है, वैसे यहां पे क्या रखेंगे, बी रखने वाले हैं, ठीक है। इसका मात्रक हमारा होगा क्यू का मात्रक कितना होगा, आवेश का कूलम, इसका कितना मीटर क्यू। तो कहेंगे कूलम मीटर क्यू, कूलम मीटर क्यू, संकेत लिख लेंगे कूलम बाई मीटर क्यू, ठीक है। बीमा सेम टू सेम होने वाली है। देखिए आयतन की बीमा कितनी होती है, L3 हो गया। यहां पे डायरेक्ट हम लिख देंगे L पे -3, ठीक है। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व में सारी चीजें कॉमन है ना, सेम टू सेम चीजें हैं। सिर्फ यहाँ पे जहां पे सिर्फ पृष्ठ है, वो हमने यहाँ पे एकांक लंबाई ले ली, यहाँ पे एकांक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पे एकांक आयतन ले लिया, ठीक है। मात्रक की बात करें, लंबाई का मात्रक मीटर, तो हमने क्या कहा है कूलम मीटर। पृष्ठ का मात्रक जो होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर होता है, कूलम मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो गया आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। L3 80, L पे -2 80, L पे -1 80। ये बड़े ही आसान शब्दों में आपको फार्मूले समझ में आ रहे हैं। इन फार्मूलों का आगे बहुत उपयोग होता है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए ये फार्मूले बहुत ज्यादा उपयोगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें 1 बाय 1 करके समझ में आई होगी, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और जिस तरीके से हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर फाइंड आउट करते हैं,
उसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, है ना। अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति पे जो चीजें होंगी 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 1 by 1 सीखेंगे, और चूंकि ये चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट को हम पढ़ेंगे आपके, और फिर इस पे एनालिसिस करके एक अलग से वीडियो प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष।